हाजीपुर को लेकर रहेगा। देखिए, नेताओं के बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ समझ में आता है। अब आपके टाटा पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, मेढक। लेकिन आपने कहा कि नाली का मेढक। हाँ, गठबंधन के भीतर की जाने वाली बातें हैं। आपको मीडिया के चैनल से थोड़ी कोई सीट देने वाला है, आपको गठबंधन के भीतर सीट मिलेगी ना। तो मीडिया के सामने बोलने से अच्छा है कि आप उन अधिकृत नेताओं से आप बातचीत करें, उनसे मुलाकात करें। इतना कॉन्फिडेंस चिराग, आपको कुछ सिग्नल दिल्ली से मिला है? क्योंकि आप एकदम रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, एकदम साइलेंट हो गए हैं इसमें। टारगेट आप पिछले 3-4 सालों से सिर्फ नीतीश कुमार को कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1 साल से तेजस्वी यादव भी गठबंधन में शामिल है। बड़ा सेलेक्टिव आप हो जाते हैं जब आप हमला करने लगते हैं सरकार पर। नीतीश कुमार ही आपके हमेशा रडार पर, टारगेट पर रहते हैं। तेजस्वी को अभी स्केप दे देते हैं कि एक निजी संबंध है, उसको बचा रहे हैं। और भाई, जिनकी आप बात कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं तेजस्वी, उनके भविष्य की हमेशा मैं शुभकामनाएं मैं करता हूँ। और मैं उन लोगों को लपेटे में लाना ही नहीं चाहता हूँ जिनका कोई से ही नहीं है। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई से दिस फॉर द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ माई स्टेट, नहीं है भैया उन लोगों का कोई से। और यही बात मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहता था। भाई, ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पिछले 18 साल से मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनकी कुर्सी स्थिर रही, उप मुख्यमंत्री बदलते रहे, तो नहीं उनके बाएं हाथ को नहीं पता होता कि दायां हाथ क्या कर रहा है। तो ऐसे में दूसरे को टारगेट करके मैं क्यों डाइवर्ट करूं, मैं अपने लक्ष्यों से मैं क्यों भटकूं। मैं मानता हूं जिम्मेदार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं बिहार की बदहाली के लिए, और इसीलिए सवाल भी उन्हीं से बनता है। एक जाति है ओबीसी में यादव, उसको सीमित करना है उसके रिजर्वेशन को, और जो अन्य जातियों को नहीं मिल रहा था उनको रिजर्वेशन देना है। उम्मीद है कि इस बार विंटर सेशन जो होगा लोकसभा का, उसमें इस पर बहस भी होगी। आप भी रहिएगा कि शोषित तो वहीं के वहीं रहे, शोषक बदलते गए। तो ऐसे में जितने शोषित हैं उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन का होना जरूरी है। ये जितने भी घटक दल एक साथ आए हैं, भाई कौन है ये लोग? ये वही हैं जो लिटरली एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और मैं सही में मैं बोल रहा हूँ, शब्द गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप बंगाल चले जाइए, यही एक दूसरे की हत्या कराते हैं। और जिस गठबंधन में भाई एक मंच पर 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के आपको दावेदार दिखाई दे, उस गठबंधन में का कोई एक नेता सर्वमान्य नेता होगा, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। संयोजक अगर हमारे मुख्यमंत्री को नहीं बनाया गया तो ये क्या फिर बेंगलुरु की तरह मुंह फुला के वहां से तो पल्ला झाड़ चुके हैं, तो एकदम देह झाड़ कर बोल दिए कि हमको बनना ही नहीं। मेरे मुख्यमंत्री की ना में ही हाँ होती है। जब जब इन्होंने ना किया है ना, तब तब मान लीजिए कि बच्चे की तरह ये जिद पे अड़े हुए हैं उस चीज को पाने के लिए। वोट बैंक के दृष्टिकोण से, वोट बैंक के दृष्टिकोण से मुझे नहीं पता किसको कितना लाभ होगा, बट हाँ, पंक्ति में पायदान पे जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए ये जरूरी है। बिहार साल 2024 लोकसभा चुनाव 40 सीटें, 40 सीटों का दावा चिराग पासवान लोकसभा में डंके की चोट पर करके आए हैं। दिल्ली से कहा है उन्होंने कि 2019 से भी 1 सीट हमें अधिक आएगा, 40 की 40 सीटें आएंगी। चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम कुछ सवाल होंगे हमारे जो इनसे हम पूछेंगे चुनाव से संबंधित। सर, पहले हम जाति पर बात कर लेते हैं। बिहार की कोई भी पार्टी हो, अभी देखिए मुकेश सहनी ही जो है वो निषाद आरक्षण को लेकर घूम रहे हैं। एमओआई समीकरण है, लवकुश, आप तो बोलते भी रहते हैं लवकुश समीकरण है। बीजेपी का भी है कि भाई पहले ब्राह्मण बनिया की थी, अब ओबीसी हो गई, कुशवाहा कोहरी चलते रहा। सार्वजनिक मन से चिराग पासवान को, मैं 4 साल से आपको कवर कर रहा हूं, आपने आज तक जाति की बात नहीं कही। दाल गलेगा बिहार में? भाई मुझे नहीं पता दाल गलेगी कि नहीं गलेगी, और मैं उस दृष्टि से, राजनीतिक लाभ की दृष्टि से भाई अगर मुझे फैसले लेने होते तो मेरे कई फैसले अलग तरीके के होते। मैं यकीनन हर मन से जाति की बात करता। मैं एक दलित परिवार से आता हूं, मैं बात बात पर दलित कार्ड का इस्तेमाल करता। मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं दलित हूं, मुख्यमंत्री मुझे प्रताड़ित करते हैं क्योंकि मैं दलित हूं, मैं उस कार्ड का इस्तेमाल करता। अगर मुझे सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना होता तो 2020 के चुनाव में मुख्यमंत्री जी के सामने सिर्फ नतमस्तक होना था, वो भी एक बंद कमरे में, ज्यादा कुछ नहीं। जाकर बोलना था कि सर जो आप कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। सात निश्चय से बेहतर बिहार के विकास की कोई योजना नहीं हो सकती। नली गली से ही बिहार का विकास होगा, नल जल से ही बिहार का विकास होगा। कोई आईटी सेक्टर, आईटी जॉब, शिक्षा संस्थानों की हम लोग को जरूरत नहीं है। ये सारी बातें अगर मैं करता तो मेरे बिहार में मंत्री होते, केंद्र सरकार में आज मैं खुद मंत्री होता, ना मेरा घर खाली करवाया जाता, ना मेरा परिवार टूटता, ना मेरी पार्टी टूटती। ये तमाम राजनीतिक दृष्टि से लिए गए फैसले होते। पर अगर इन फैसलों को मैं ले लेता तो मैं बिहार और बिहारियों के साथ में अन्याय करता। मैं बिहार के लोगों और खास तौर पे अपने युवा साथियों से मैं कभी आंख में आंख मिलाकर मैं बात नहीं कर पाता, क्योंकि उन नेताओं में
और मुझमें भी कोई फर्क रह नहीं जाता। इसीलिए आज की तारीख में मैं मानता हूं भाई, मैं देश के दूसरे दूसरे कोने में जाता हूं। अभी हफ्ता भर पहले हरियाणा में एक कार्यक्रम था, वहां पे मैं गया हुआ था। बिहार के लोग इतनी भारी संख्या में थे वहां पे, और सबका कहना वही कि भाई हम लोग को अपने प्रदेश में अगर अवसर मिलते तो हम दूसरे प्रदेश में क्यों आते। और वही बिहारी जब बिहार से बाहर निकल जाता है, वो ना तो अपर कास्ट बिहारी रहता है, ना दलित बिहारी रहता है, ना पिछड़ा बिहारी रहता है, वो सिर्फ बिहारी रहता है। पर वही बिहारी बिहार में जब आ जाता है तो वो दलित भी बन जाएगा, ब्राह्मण भी बन जाएगा, भूमियार भी बन जाएगा, राजपूत भी बन जाएगा, पिछड़ा भी बन जाएगा, अति पिछड़ा भी बन जाएगा, महादलित भी बन जाएगा। ये जाति व्यवस्था ने बिहार को बर्बाद किया। इसीलिए मैं एज अ होल बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, आपको 2019 का एक आंकड़ा बताते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस यादव वोट पर सबसे ज्यादा दावा आरजेडी करती है, 30 से 35% यादवों ने वोट कर दिया था एनडीए को। 30 से 35%। अब एक नया गठबंधन बना है INDIA, जो पूरी तरह जाति पर निर्भर है। क्या भविष्य आप इंडिया का देख रहे हैं? कल से बैठक है दिल्ली में, माफ कीजिएगा, मुंबई में INDIA तथा कदर ये जो विपक्षी दलों का जो गठबंधन है भाई, सबसे पहली बात तो मुझे नाम से हमेशा एतराज रहा है। आप मेरे देश का नाम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। मेरे देश का नाम मेरा स्वाभिमान है, मेरा गुरूर है, उसका राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना कतई उचित नहीं है। एक चीज। दूसरा, ये जितने भी घटक दल एक साथ आए हैं भाई, कौन है ये लोग? ये वही हैं जो लिटरली एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और मैं सही में मैं बोल रहा हूँ, शब्द गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप बंगाल चले जाइए, यही एक दूसरे की हत्या कराते हैं। और आज ये तमाम दल एक साथ आए हैं, किसके लिए आए हैं भाई? किस नीति के साथ आए हैं? अगर गठबंधन एक होता तो सबसे पहले इन लोगों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात करनी चाहिए थी। उस पे बात ना करके ये लोग नेता कौन, संयोजक कौन, यहां बैठक में कौन नाराज, वहां पे कौन नाराज, सिर्फ उस पे चर्चा चल रही है। अभी तक इन लोगों का कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम सामने नहीं आया। और नीति इन लोगों की सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी जी को हराना। कल भी लालू जी मुंबई जाने से पहले सिर्फ यही बयान देकर गए कि नरेंद्र मोदी को हटाना है। भाई ये आपकी नीति का हिस्सा नहीं हो सकता ना। आप अगर महंगाई की बात करते हैं, आप अगर बेरोजगारी की बात करते हैं, तो आपको ऑल्टरनेटिव विजन्स देने होंगे। आपको बताना होगा कि कैसे आप महंगाई को नियंत्रित करेंगे, कैसे आप देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, कैसे आप स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगारी, इन तमाम चीजों पर कैसे आप काम करेंगे। वो विजन ही नहीं है इस गठबंधन के पास। और जिस गठबंधन में भाई एक मंच पर 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के आपको दावेदार दिखाई दे, उस गठबंधन में का कोई एक नेता सर्वमान्य नेता होगा, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। ये ऐसा भानुमति का कुनबा है जो बार बार बनने से पहले धराशायी हो जाता। तो मुझे नहीं लगता, चुनाव आते आते तक अभी मुंबई गए हैं, अब देखिए शरद पवार जी उस बैठक में आते हैं तो रहते हैं कि नहीं रहते हैं। संयोजक अगर हमारे मुख्यमंत्री को नहीं बनाया गया तो ये क्या फिर बेंगलुरु की तरह मुंह फुला के वहां से पल्ला झाड़ चुके हैं। ये तो एकदम देह झाड़ कर बोल दिए कि हमको बनना ही नहीं। भाई मेरे मुख्यमंत्री की ना में ही हाँ होती है। जब जब इन्होंने ना किया है ना, तब तब मान लीजिए कि बच्चे की तरह ये जिद पे अड़े हुए हैं उस चीज को पाने के लिए। क्या बोले थे 2020 विधानसभा बिहार के परिणामों के बाद, जब एनडीए को बहुमत मिला था और ये तीसरे नंबर की पार्टी बन गए थे और आधे से ज्यादा प्रत्याशी इनके चुनाव हार गए थे, तो उस वक्त भी तो यही बोले थे कि हम कहां बनना चाहते थे। वो तो यही सब लोग जबरदस्ती हमको मुख्यमंत्री के लिए बना दिया गया, हम थोड़े ना बनना चाहते थे, यही बोले थे। तो भाई क्यों नहीं 2022 में आप राजद के सामने आप ये शर्त रखे थे कि हम नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, तुम में से कोई बनेगा तो हम समर्थन कर देंगे। आप नहीं ना बनना चाह रहे थे, तो काहे के लिए चिपके हुए भैया कुर्सी के साथ अभी तक? तो जब जब ये जिस चीज के लिए ना बोले, मान के चलिए कि सबसे ज्यादा शिद्दत से इनको वही चीज चाहिए, और इसको लगता नहीं कि शायद वो चीज मिलेगी इसमें। अच्छा, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं चिराग जी, जिसको जिसको ये उत्तराधिकारी भी अभी तक बनाए हैं, प्रशांत किशोर, RCP सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, पार्टी ही विलय करा लिए थे, अब तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी बनाए हुए हैं और घूम घूम के बोल रहे हैं। तो बस हम बोलते हैं कि नेता का अगर भविष्य देखना हो तो उसका इतिहास झांक के देखिए, भविष्य की रणनीति का अंदाजा लगने लग जाएगा। तो ये तमाम उदाहरण है इन लोग का, हर्ष देख लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या किया। और भाई जिनकी आप बात कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं तेजस्वी, उनके भविष्य की हमेशा मैं शुभकामनाएं मैं करता हूं। पर इन्होंने खुद बिहार की विधानसभा में खड़े होकर बोला था, जब ये उस गठबंधन से अलग हो गए थे तो बिहार विधानसभा में हमारा नाम लेकर बोले थे। उस वक्त ये नीतीश जी से अलग हो गए थे, वो बोले थे कि पहले तो हमको बगल में बैठा के हमको तुम्ही को आगे बढ़ाना है, तुम्ही को ये करना है, बड़ा बोलते थे। आजकल चिराग जी को ये सब बोल रहे होंगे, भैया अब तो हम है नहीं साथ में, तो अब पुनः इन्हीं को बोल रहे होंगे कि तुम्ही को आगे बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। तो मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली रही है, जिनको बढ़ाते हैं सबसे पहले उन्हीं की जमीन काटते हैं।
अच्छा, एक सवाल अब हाजीपुर को लेकर रहेगा। देखिए, नेताओं के बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ समझ में आता है। अब आपके चाचा पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, मेढक। लेकिन आपने कहा कि अगर प्रेस नाली का मेढक। नाली का मेढक, हाँ। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां तक कह दिया, मैं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि अगर वो मुझे थप्पड़ भी मारेंगे तो मैं उनका पैर छूंगा। इतना कॉन्फिडेंस, चिराग, आपको वो कुछ सिग्नल दिल्ली से मिला है? क्योंकि आप एकदम रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, एकदम साइलेंट हो गए हैं इस मुद्दे भाई, पर। गठबंधन में जाने से पहले यकीनन मैं भी एक राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हाँ मैं बातचीत करके ही जाऊंगा ना भाई। जी। मैं क्यों किसी एक गठबंधन का हिस्सा बनूंगा, वो भी एक ऐसे समय पे जब मैं इस बात को लेकर स्पष्ट था कि मैं चुनाव के आसपास ही गठबंधन तय करूंगा। पर हाँ, एनडीए को 25 साल हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता चाहते थे कि गठबंधन एनडीए अपने पुराने स्वरूप में दिखे और उसका हिस्सा मेरे नेता, मेरे पिता लंबे समय तक रहे हैं, अटल जी के समय से वो एनडीए का हिस्सा रहे हैं। तो ऐसे में जब एनडीए को 25 साल हो रहे थे तो पुराने तमाम साथी उस बैठक में दिखे, ये इच्छा भारतीय जनता पार्टी की भी थी और हम लोग भी चाहते थे कि उसी स्वरूप में एनडीए दिखे। पर हाँ, उस गठबंधन में जाने से पहले मैंने तमाम इन विषयों को लेकर मैंने चर्चा की और मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि गठबंधन के भीतर की जाने वाली बातें हैं, आपको मीडिया के चैनल से थोड़ी कोई सीट देने वाला है, आपको गठबंधन के भीतर सीट मिलेगी ना। तो मीडिया के सामने बोलने से अच्छा है कि आप उन अधिकृत नेताओं से आप बातचीत करें, उनसे मुलाकात करें। पर ऐसी कोई मुलाकात इनकी होते हुए मैंने एनडीए की बैठक को भी आज क्या 1.25 महीने से ज्यादा हो गया, पिछली 18 तारीख को थी बैठक, तो आज 1.25 महीने से ज्यादा हो गया है और अभी तक मुझे नहीं लगता कि इनकी किसी के साथ कोई बैठक हुई है। तो ऐसे में इनको भी समझ आना चाहिए। बट बहरहाल मैं पुनः बोलूंगा कि अगर इनको कोई भी बात करनी है, क्योंकि मैं करके आया हूं, इनको करनी है तो गठबंधन में करें। अंतिम सवाल, टारगेट आप पिछले 3-4 सालों से सिर्फ नीतीश कुमार को कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1 साल से तेजस्वी यादव भी गठबंधन में शामिल है। बड़ा सेलेक्टिव आप हो जाते हैं जब आप हमला करने लगते हैं सरकार पर। नीतीश कुमार ही आपके हमेशा रडार पर, टारगेट पर रहते हैं। तेजस्वी को अभी स्केप दे देते हैं कि एक निजी संबंध है, उसको बचा रहे हैं, तेजस्वी को बचा देते हैं। नहीं भाई, मैं बहुत क्लियर हूं अपने टारगेट्स को लेके, और टारगेट्स मतलब लक्ष्य को लेके, नहीं कि मैं उनको कोई पर्सनली टारगेट कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को, बट मैं बहुत क्लियर हूं अपने लक्ष्यों को लेकर। मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहता हूं और मैं उन लोगों को लपेटे में लाना ही नहीं चाहता हूं जिनका कोई से ही नहीं है। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई से दिस फॉर द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ माय स्टेट, नहीं है भैया उन लोगों का कोई से। और यही बात मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहता था। भाई, ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पिछले 18 साल से मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनकी कुर्सी स्थिर रही, उप मुख्यमंत्री बदलते रहे। तो जिस राज्य में उप मुख्यमंत्री के मायने ही नहीं हो, उनका सरकार चलाने में कोई से ही नहीं हो, आज आप जाके पूछे मेरे उप मुख्यमंत्री से, क्या उनको पता भी है जातीय जनगणना को लेकर क्या हो रहा है, उसको लेकर क्या नीति बनाई गई है, या जिस वक्त शराबबंदी कानून बना था उस वक्त भी यही उप मुख्यमंत्री थे, मौजूदा उप मुख्यमंत्री, क्या उस वक्त इनसे पूछा गया था ये फैसला लेने से पहले? तो जिन फैसलों में, और मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को जो कोई जानता है वो मानता है इस बात को कि वो अकेला चलने की रणनीति पर काम करते हैं। उनकी परछाई तक को संभवतः पता नहीं होता। अशोक चौधरी जी को पता होगा कि भाई वो जमुई में जाके सीओ को दिन में डांट लगा रहे हैं और शाम को जब तक वो घर पहुंचेंगे तो उनको प्रभारी से हटा दिया जाएगा। और हम सब बोलते हैं कि भैया अशोक जी शायद सबसे करीब है उनके, तो नहीं, उनके बाएं हाथ को नहीं पता होता कि दायां हाथ क्या कर रहा है। तो ऐसे में दूसरे को टारगेट करके मैं क्यों डाइवर्ट करूं, मैं अपने लक्ष्यों से मैं क्यों भटकूं? मैं मानता हूं जिम्मेदार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं बिहार की बदहाली के लिए, और इसीलिए सवाल भी उन्हीं से बनता है। अच्छा, अब चूंकि आपने जातीय जनगणना कर दिया तो एक सवाल से पूछ ही लेते हैं आपसे। जस्टिस रोहिणी आयोग का रिपोर्ट सौंप दिया गया है प्रेसिडेंट को। उस रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण जो 27% दिया गया, उसमें 2-3 जातियों को ही फायदा मिला, और केंद्र सरकार अब चाह रही है कि जैसे बिहार में 33 ओबीसी जातियां हैं, सभी को उसका फायदा मिले। तो मान लीजिए एक जाति है ओबीसी में यादव, उसको सीमित करना है उसके रिजर्वेशन को, और जो अन्य जातियों को नहीं मिल रहा था उनको रिजर्वेशन देना है। उम्मीद है कि इस बार विंटर सेशन जो होगा लोकसभा का, उसमें इस पर बहस भी होगी, अब भी रहिएगा। तो क्या ये एक ऐसा कार्ड माना जाए नरेंद्र मोदी का जो जातीय जनगणना पर बहुत भारी पड़ने वाला है? भाई, ये कार्ड नहीं है, बल्कि मुझे लगता है जो सामाजिक न्याय की बात हम लोग करते हैं, सोशल जस्टिस की जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, ये उसकी आधारशिला है। आपने सामाजिक न्याय की लड़ाई जब शुरू हुई तो वो समाज के हर तबके को बराबरी का अधिकार देने के लिए ही ये लड़ाई शुरू की गई। कई लोगों ने रिजर्वेशन का विरोध किया कि क्यों है आरक्षण, क्यों देना चाहिए। जब एक रेसिंग ट्रैक पे भी आप देखते हैं तो जो सबसे इनर सर्कल पे होता है वो पीछे होता है, जो आउटर सर्कल पे होता है वो आगे होता है, क्योंकि उसको
ज्यादा रास्ता कवर करना कवर है। करना है, बिल्कुल। और यही लड़ाई इन वर्ग से आने वाले लोगों के लिए उनको ज्यादा संघर्ष करना है। ऐसे में उनको आपको एक प्लेटफॉर्म आगे देना होगा। पर इसमें दिक्कत क्या हुई कि आरक्षण का लाभ अलग अलग जमातों में कुछ जातियों ने ले लिया, बट अधिकांश जातियां उसमें छूट गई। तो उसमें हुआ क्या कि शोषित तो वहीं के वहीं रहे, शोषक बदलते गए। तो ऐसे में जितने शोषित हैं उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन का होना जरूरी है। तो इससे तो ओबीसी राजनीति बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार, इनका तो राजनीति ही खत्म हो जाएगा फिर, अगर देखा जाए तो वोट बैंक के दृष्टिकोण से। वोट बैंक के दृष्टिकोण से मुझे नहीं पता किसको कितना लाभ होगा, बट हाँ, पंक्ति में पायदान पे जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए ये जरूरी है। और आप एक विकसित बिहार की कल्पना, और नॉट अ विकसित देश की भी कल्पना, 2047 का जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री ने रखा है एक विकसित देश के निर्माण का, वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक पायदान पे अंतिम में जो व्यक्ति खड़ा है उस पंक्ति में, जब तक वो मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़े, उसकी हैंड होल्डिंग नहीं हो, उसके लिए ये जरूरी है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चिराग पासवान है, सभी मुद्दों पर इन्होंने अपना पक्ष रखा है। आपकी जो प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा, हम फिर जुड़ेंगे इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।